हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो हमने अपने पिछली क्लास में बात किया मानवीय पर्यावरण के अंदर बस्तियों के बारे में हमने बात कर लिया था। बस्तियों में हमने देखा बस्तियां कितनी प्रकार की होती हैं। तो बस्तियां दो प्रकार की होती हैं, अस्थाई और अस्थाई होती है। हमने देखा कि बस्तियों के आदर्श बस्तियों के बसाव के लिए कितनी चीजें जरूरत होती हैं। तो चार प्रकार की चीजें जरूरत होती हैं। हमने ये भी देखा कि विश्व की कुछ प्रमुख नदियां जैसे कि आपका सिंधु, टिगेरियस, नील और हवांग भी, ऐसे नदियों के सामने कौन कौन सी सभ्यताओं का विकास हुआ। ऐसी चीजों के बारे में आपको ज्योग्राफी के चैप्टर 7 के पार्ट 1 में देखने को मिल जाएगा। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे परिवहन के बारे में बात करेंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो लगातार मिलती रहे। तो आइए चालू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है परिवहन के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं क्लास। जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो ट्रांसपोर्ट क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे हुआ, ये विश्व में इतनी तेजी के साथ कैसे फैल गया, जैसे कुछ चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। कहता है परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से न केवल लोगों को बल्कि सामान को भी लाने और ले जाने में बड़ी सहायता होती है। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में बहुत ज्यादा समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। तो क्लास यहाँ पर सबसे पहली बात ये आती है कि लोगों ने प्राचीन टाइम में पैदल चलने के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल किया, उस रास्ते का नाम क्या था? उस रास्ते का नाम था सिल्क रूट नाम था। क्या नाम था? सिल्क रूट नाम था। सिल्क रूट के माध्यम से ये लोग जाया करते थे और ये एक प्रकार का स्थल मार्ग था। स्थल मार्ग था, मतलब कि ये लोग रोडों के माध्यम से जाया करते थे। कहता है कि पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। मतलब ये कह रहा है कि जब हमने ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर दिया, तो ट्रांसपोर्ट का जो इस्तेमाल हुआ वो आपके व्हील का या चक्के के आविष्कार के कारण हुआ। लेकिन चक्के को चलाने के लिए पहले के टाइम में हमने मानव का इस्तेमाल किया था। फिर उसके बाद हमने जानवरों का इस्तेमाल चालू कर दिया, और जानवरों का इस्तेमाल जो है वो आज तक चलता ही आ रहा है। आज तक आप इसका इस्तेमाल देखते ही रहोगे कि कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल बड़े स्तर पर देखने को मिल जाता है। क्लास कह रहा है आगे कि हमारे देश में सामान्यतः जानवरों के तौर पर जो इस्तेमाल किया गया वो गधे थे, खच्चर थे, बैल और ऊंट का उपयोग किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे कि तिब्बत के याक में होता है। मतलब ये कह रहा है क्लास, यहाँ पर एक थोड़ा सा मुझे डाउट आ रहा है कि दक्षिण अफ्रीका नहीं होगा बल्कि दक्षिण अमेरिका होगा, क्योंकि दक्षिण अमेरिका के अंदर आपको एंडीज माउंटेन पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका का जो पार्ट है, इस पार्ट में काफी बड़ी मात्रा में आपको यहाँ पर एक, जैसे कि ये जो इलाका है ना, इस इलाके में आपको एंडीज माउंटेन मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है? तो एंडीज माउंटेन, और ये है आपका साउथ अमेरिका है। ये साउथ अमेरिका है, और साउथ अमेरिका में आपको काफी बड़े स्तर पर एंडीज मिल जाता है। तो यहाँ पर लामा का उपयोग होता है। लामा का उपयोग जो होता है वो तिब्बत में जिसे याक का उपयोग होता है, वैसे यहाँ पर लामा का उपयोग देखने को मिल जाता है हमें। कह रहा है कि शुरुआत में अन्य देश के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लगते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय या स्थल या लैंड रूट से यहाँ पर आया करते थे, क्योंकि इंडिया में आने के लिए दो ही तरीके थे। या तो आप लैंड रूट के माध्यम से आओगे, या तो फिर आप वाटर रूट के माध्यम से आओगे। हमारे यहाँ पर अभी के टाइम में देखा जाए तो एयर रूट देखने को नहीं मिलता है। कहता है कि हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया। द्रुत का मतलब होता है फास्ट बना दिया, क्योंकि अब आपको जाने आने में काफी कम समय लगता है। किस चीज में? ट्रांसपोर्ट में। कहता है कि आज भारत से यूरोप
कि यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। लेकिन पहले के टाइम में यदि आपको यूरोप से इंडिया आना है या इंडिया से यूरोप जाना है तो लगभग आपको 6 महीने से लेकर के आपको 1 साल का भी समय लग जाया करता था। कहता है इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन मॉडर्न रिसोर्स हमारे पास समय और ऊर्जा टाइम और एनर्जी दोनों को बचाने का काम करता है, क्योंकि जो पहले 1 साल लगा करता था अब मात्र हम 2 घंटे में पूरा कर देते हैं। अब यदि बात करते हैं एनर्जी के बारे में तो हमें पहले 1 साल तक भोजन को चलाना पड़ता था, लेकिन अब बात बस आपको कुछ लीटर पेट्रोल लगा करके या फ्यूल लगा करके आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। पहले के मुकाबले काफी इजी हो चुका है अभी। तो कह रहा है क्या ट्रांसपोर्ट का जब डेवलपमेंट होता है तो वह दो चीजों में बेनिफिट करता है। पहला टाइम में बेनिफिट करता है और दूसरा एनर्जी में बेनिफिट करता है। कहता है कि परिवहन के 4 मुख्य साधन। तो ट्रांसपोर्ट के हमारे पास कौन कौन से मेजर साधन है, रिसोर्स है या हमारे पास सोर्सेज है। तो हमारे पास है सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, जल मार्ग है और वायु मार्ग है। हमारे पास 4 तरीके हैं किसके लिए, तो ट्रांसपोर्ट के 4 तरीके हैं। कहता है कि भारत में अनेक राष्ट्रीय और राज्य मार्ग है, जिसे हम कहते हैं नेशनल हाईवे और कहते हैं स्टेट हाईवे कहते हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है, क्योंकि इसका निर्माण जो हो रहा है वो अभी के फिलहाल में देखने को मिल जाता है, ये पहले नहीं था। कहता है स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। यदि इसको समझना है ना, इसको समझने के लिए आपको इंडिया का मैप चाहिए। आइए देखते हैं इंडिया के मैप के बारे में। अब आइए देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो क्लास जरा आप देखेंगे इस मैप में तो आपको इस मैप में मिल जाएगा आसानी से देखने को कि हमारे पास कहाँ कहाँ पर ऐसे ऐसे जगह देखने को मिल जाते हैं। तो देखेंगे आप लोग, ये रहा आपके पास दिल्ली। दूसरा देखो ये रहा आपके पास, अब जाओ जाओ मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो आइए देखते हैं, कह रहा है कि भारत के कई सारे राज्य होते हैं जैसे कि इससे जुड़ते हैं, तो वह दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता है। इसे हम कहते हैं मेगा सिटी कहते हैं, मेगा सिटी के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ जुड़ा होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली के बारे में। तो ये रहा हमारे पास दिल्ली जो इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है क्लास। दूसरा हमारे पास कौन सा है, तो दूसरा हमारे पास है कोलकाता। तीसरा यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास थोड़ा सा और नीचे की ओर आ जाते हैं, तो नीचे आपको मिल जाएगा यहाँ पर चेन्नई मिल गया। और देखें तो हमारे पास है यहाँ पर जिसे कहते हैं महाराष्ट्र दमन दीव, जिसे मुंबई भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये रहा मुंबई। अब देखा जाए तो ये आपको यहाँ से जोड़िए, फिर आप इसे यहाँ से जोड़िए, फिर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इसे आप यहाँ से जोड़िए और फिर इसे आप यहाँ से जोड़िए। इसी को हम कहते हैं क्या, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे कहते हैं। सुपर हाईवे कहते हैं। इस प्रकार के हाईवे की यदि बात की जाए तो इस प्रकार के हाईवे का डेवलपमेंट कौन करता है, तो इसका जो डेवलपमेंट होता है वह सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट करता है। कौन करता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इसका इस्तेमाल करता है, बनाने का काम करता है। आइए देखते हैं आगे क्लास। तो कहता है सड़क मार्ग की बात की जाए तो कम दूरी यातायात के सबसे अच्छे और अधिक उपयोग के लिए हम इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं, सड़क मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। क्लास अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब आप बात करते हैं सड़क मार्ग के बारे में तो आपको पता है इस प्रकार के सिस्टम को या इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम सबसे सस्ता सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है वो डोर टू डोर डिलीवरी देता है, क्योंकि ये एक डोर से दूसरे डोर तक आसानी से पहुंचा देता है। जैसे कि मान लिया जाए आप नई दिल्ली से उतरते हैं और आप कैब बुक करते हैं, तो आपको जो कैब होता है वो डायरेक्ट आपके घर तक पहुंचा देता है। ऐसा नहीं है कि आपको बस स्टैंड ही छोड़ देता है, नहीं, ये आपको आपके घर तक पहुंचा करके आता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास जो रोड का रूट है वो हर घर तक जुड़ा हुआ है। तो घर तक जुड़े होने के कारण ये डोर टू डोर डिलीवरी को प्रोवाइड करता है, इसीलिए ये सबसे आसान ट्रांसपोर्ट में से एक माना जाता है। कहता है कि सड़कें पक्की और कच्ची हो सकती हैं,
जैसे कि आप नीचे वाले मैप में देख सकते हो पिक्चर में। ये सड़कें पक्की है, ये सड़कें कच्ची है। पक्की सड़कें जो होती हैं वो ज़्यादातर शहरों में पाई जाती है, और जो कच्ची सड़कें होती हैं ये ज़्यादातर गांव में पाई जाती है। कहता है कि मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर प्लेन एरिया होता है, तो यहाँ पर सड़कों को बनाना आसान होता है। कहता है मरुस्थल, वनों और ऊंचे पर्वतों जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनाई जाती है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर हर जगह पर लोग रहते हैं, तो उनको आने जाने के लिए हमें सड़कों को बनाना कंपलसरी होता है। तो हर जगह पर आपको सड़कें देखने को मिलती ही मिलती। कहता है कि हिमालय पर्वत में या हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क में से एक माने जाते हैं। क्लास देखो, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एमसीक्यू दिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? तो वह है मनाली राजमार्ग है। मनाली लेह राजमार्ग है जो विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग है। यह सड़क कह सकते हैं आप इसके बारे में। मैं यहाँ पर एक जानकारी और देना चाहूंगा आप लोगों को कि जो जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, जम्मू कश्मीर का इलाके में आपके पास जो रोड की जो डेंसिटी मिलती है वह 12 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर में मिल जाती है। मतलब कि हमारे पास देखा जाए तो यहाँ पर 12 किलोमीटर 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। मतलब कि यहाँ पर रोड की डेंसिटी काफी ज्यादा कम है। कहता है भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग कहते हैं। जैसे कि आपका फ्लाईओवर हो गया, उत्थित संरचनाओं से बनाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा फ्लाईओवर को बनाने के लिए इस प्रकार से जो बनाया जाता है, तो इसके नीचे जो इलाका है, जो रोड है, इसी को हम कहते हैं क्या? भूमिगत मार्ग कहते हैं। इसे कहते हैं इंग्लिश में सब वे भी कहा जाता है। आइए बात करते हैं थोड़ा सा और भी रोड के बारे में। तो हमारे पास लगभग 5 टाइप के रोड पाए जाते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, हमारे पास होता है, एक तो होता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल होता है, दूसरा हमारे पास होता है नेशनल हाईवे होते हैं, तीसरा हमारे पास होता है स्टेट हाईवे होता है, चौथा हमारे पास होता है अदर हाईवे होता है। ये जो अदर हाईवे होते हैं ये हमारे कंट्री के जो रिमोट एरिया होता है उनको जोड़ता है। अगला हमारे पास होता है बॉर्डर रोड होते हैं, जो हमारे बॉर्डर के आसपास के लोगों को, राज्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो एक रोड और होती है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड भी कहते हैं। ऐसे कई सारे रोड हमारे यहाँ पर बनाए जाते हैं। इसके बारे में आप 10 क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। क्लास नेक्स्ट कहता है क्या? नेक्स्ट कहता है हमारे पास रेल मार्ग की बात करता है। कहता है कि रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से, मतलब तेजी के साथ एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन और भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। जैसे कि आपको पता है कि ट्रेन के माध्यम से आप कई टन सामान एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचा सकते हो, और एक समय में आप हजारों की संख्या में लोगों को भी पहुंचा सकते हो। तो जो ट्रेन है ना, वो दूर तक जाने और आने में, काफी भारी सामान को लेके जाने और आने में काफी ज्यादा सहायक होता है। ये हेल्पफुल माना जाता है। कहता है वाष्प के इंजन की खोज जब हमने स्टीम इंजन का आविष्कार किया, उसके बाद एवं औद्योगिक क्रांति के बाद, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने रेल के परिवहन को और तेजी के साथ विकास करने में सहायता किया। मतलब कि जब हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो जाता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है ये 19 सेंचुरी के टाइम में होता है। जैसे ये होता है वैसे ही पूरे विश्व में इसका विकास होना चालू हो जाता है, और विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में काफी तेजी के साथ डेवलपमेंट होता है। लेकिन इसकी जो नींव रखी जाती है वो 18 सेंचुरी में इसकी नींव रखी जाती है। कहता है कि डीजल और विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प इंजन के स्थान को ले लिया। क्योंकि पहले के टाइम में हमारे पास किस चलते थे? तो पहले के टाइम में हमारे पास कोल से रेलवे चला करते थे। फिर कोल के बाद हमारे पास क्या आ चुका था? पेट्रोलियम आ चुका था। अब जब पेट्रोलियम आ जाएगा तो इसका इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। पेट्रोलियम के बाद देखा जाए तो आज के टाइम में हम इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। अब ये बिजली से चलने का काम करते हैं। जिस प्रकार से हमने पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल किया, तो हमारे पास जो ट्रेनें थी वो सुपर फास्ट ट्रेन में बदल गई थी, जिसके कारण इसकी जो गति थी और ज्यादा तेज हो चुकी थी। कहते हैं मैदानी भागों में रेल मार्ग का जाल व्यापक रूप से फैला हुआ है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में भी हमने रेल मार्ग को बनाना संभव हो चुका है, लेकिन इनकी संख्या काफी कम है। पहाड़ी क्षेत्र में इनकी संख्या काफी कम है।
भारतीय रेल मार्ग का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ चुका है कि एशिया का सबसे बड़ा जो रेल मार्ग है वो कहाँ पर है, तो वह है आपका इंडिया के अंदर देखने को मिल जाता है। क्लास देखिए, यदि आप बात करते हैं इसके बारे में तो कहता है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूट रूस से सेंट पीटर्सबर्ग के मध्य में फैला हुआ है। तो ये जो है वो व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। जरा देखेंगे सेंट पीटर्सबर्ग ये कहाँ पर है, तो ये रूस के अंदर मिल जाता है। और ये रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से निकलता है मॉस्को, कजान, इस प्रकार से होते होते ये कहाँ तक पहुंचता है, तो व्लादिवोस्टॉक तक पहुंच जाता है। प्लस ये जो आपका रेल मार्ग है यह विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग देखने को मिल जाता है। सबसे बड़ा रेल मार्ग देखने को मिल जाता है विश्व का। ठीक क्लास, इसके बारे में यदि आप कुछ विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो इसके बारे में विस्तार से आपको 12th क्लास की ज्योग्राफी में पढ़ने को मिल जाएगा। जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना वहां पर, तो आपको मिल जाएगा इसके बारे में पढ़ने के लिए। क्लास नेक्स्ट कहता है हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट का जरिया है वो है जल मार्ग, जिसे हम कहते हैं वाटर वेव कहते हैं, वाटर वे। कहता है कि आप पहले पढ़ चुके हैं प्रारंभिक समय में मानव परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग करते थे, क्योंकि हमारे पास पहले के टाइम में जाने और आने के दो तरीके थे। पहला था हमारे पास स्थल था और दूसरा था हमारे पास जल था। जल से जाने आने के लिए इन लोगों ने छोटे किस्म के नाव बनाए थे और नाव का इस्तेमाल करके ये लोग जाया करते चप्पू चला करके। कहता है अधिक दूरी में भारी और बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन है, क्योंकि इसमें काफी कम खर्च होता है, दूरी कम हो जाती है, तो इसमें समय कम लगता है, इसमें पैसा कम लगता है। दूसरी बात देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ी जरूरत जो होती है वो होती है ऊर्जा, तो ऊर्जा की खपत भी इसमें कम होती है। इस प्रकार से ये काफी ज्यादा सस्ता माना जाता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय और समुद्री मार्ग। अंतर्देशीय का मतलब होता है कि एक ही स्टेट के अंदर चलता है, मतलब कि कंट्री के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और समुद्री जलमार्ग का मतलब होता है कि हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए जिस रूट का इस्तेमाल करते हैं उसे समुद्री या सी वे कहते हैं। कहता है नावे, नदियां एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी, ये कुछ ऐसे नदियां हैं जो आपको इंटर स्टेट वाटरवे वाटरवे प्रोवाइड करती है जाने और आने के लिए। इसी प्रकार से देखा जाए इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर आपके पास पहला तो हो गया गंगा का हो गया, सॉरी गंगा ब्रह्मपुत्र। लेकिन इसके साथ आपको पता है कि एक और भी हमारे पास है, इलाहाबाद से हल्दिया तक के बीच में मिल जाता है हमारे पास। ऐसे ही कृष्णा गोदावरी नदी पे मिल जाता है आपके पास। ऐसे कई सारी नदियां हैं जो इंटर स्टेट वाटरवे तैयार करते हैं। कहता है समुद्री महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल और सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पतनों से जुड़े होते हैं, पोर्ट से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख पतन मतलब कि पोर्ट देखने को मिलता है, जैसे कि एशिया में सिंगापुर, मुंबई, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में पड़ता है, अफ्रीका में डरबन एवं कैप टाउन जो साउथ अफ्रीका में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। ऐसे कुछ जगह हैं जहां पर आपको विश्व के सबसे इम्पोर्टेंट आपको पोर्ट मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? पोर्ट मिल जाते हैं, जिसे हम कहते हैं आपको बंदरगाह भी कहते हैं। इस प्रकार की चीजें देखने को मिल जाती है। आइए बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वायु मार्ग के बारे में बात करते हैं। वायु मार्ग, एयरवे। कहता है 20 सेंचुरी के टाइम में जैसे ये विकसित होता है, 20 सेंचुरी आता है, वैसे ही परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग, तीव्र का मतलब होता है फास्ट, क्योंकि अब इसके माध्यम से आप दूर तक बहुत ही कम समय में जा करके आ सकते हैं, काफी कम समय में। कहता है ईंधन की लागत अधिक होने के कारण अब ये सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहारे, तूफान से कुप्रभावित होता है, इससे कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है,
क्योंकि ये कहाँ चलता है, तो ये हमारे पास जो एटमॉस्फेयर होता है, ये एटमॉस्फेयर के दूसरे मंडल में चलता है, जिसे हम कहते हैं समताप मंडल कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं। कहता है कि यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम और दुरूह स्थानों तक पहुंच जाता है। दुर्गम का मतलब होता है पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां पर दूसरा कोई रास्ता नहीं हो सकता है, वहां पर भी ये आसानी से पहुंच जाता है। विशेष रूप से जहां सड़क और रेल मार्ग नहीं है, वहां पर इसे ले जाने और आने में काफी ज्यादा सहायता होती है। हेलीकॉप्टर आगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने, भोजन, जल, कपड़े, दवाई बांटने के लिए बहुत ही उपयोगी साधन है। क्योंकि ये किसी भी जगह पर अस्टेबल रह सकता है कुछ समय के लिए, और वहां पर लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल करना आसान होता है। कहता है कुछ महत्वपूर्ण हवाई पथ मतलब एयरपोर्ट, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, काहिरा, ऐसे कुछ हमारे पास क्या है, तो एयरपोर्ट देखने को मिल जाते हैं जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब क्लास देखो, ये रहा हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पे काम करता है। जैसे कि हम देखें तो हमारे पास ये रहा दिल्ली, ये रहा हमारे पास मुंबई, ये रहा जो भी लाल लाल आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये सारे के सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जैसे कि आपके पास चेन्नई है, कोलंबो आपका श्रीलंका मिल जाता है, मॉरिशस है आपके पास है। इसके साथ देखा जाए तो नैरोबी है आपके पास, मो आपका मोम्बो है, दौला है। जैसे कि अभी हमने और देखा न्यूयॉर्क के बारे में देखा, लंदन के बारे में देखा, और देखा हमने रियो डी जनेरियो देखा। हमने और देखा क्या, तो हमने यहाँ पे देखो लॉस एंजलिस, ये रहा आपके पास बड़ा सा एयरपोर्ट है। और हमने देखा जाए तो वैंकूवर, ये रहा आपके पास। और देखा जाए तो आपको मिल जाएगा टोक्यो, ये रहा आपके पास। और देखा जाए तो चाइना का ये रहा बीजिंग, शंघाई, हांगकांग, ऐसे मिल जाते हैं कुछ इलाके। बैंकॉक है आपके पास, सिंगापुर है, जकार्ता है, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी है, पर्थ है, डरबन है। ऐसे जो लाल लाल आपको दिखाई पड़ रहे हैं ना, जोहान्सबर्ग हो गया आपका, कैप टाउन हो गया आपका, व्यूनस आयर्स हो गया, सेंटियागा हो गया। तो ये ऐसे कुछ हमारे पास एयरपोर्ट है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पे काम करते हैं। मतलब कि ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री, दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री, ऐसे ये अलग अलग कंट्री को जोड़ने का काम करते हैं क्लास। ठीक है। अब आइए बात करते हैं संचार, कम्युनिकेशन की बात करते हैं। अब ये कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति विश्व के किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बिना हिले डुले, बिना फिजिकल मूवमेंट के यदि कोई दूसरा काम कर लेता है या किसी दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर लेता है, तो उसी को हम कहते हैं क्या, कम्युनिकेट करना कहते हैं। कम्युनिकेट करना, उसने उसके साथ क्या कर लिया, तो संबंध स्थापित कर लिया। कहते वो कह रहा है क्या, कह रहा है कि अंग्रेजी, हिंदी, क्षेत्रीय भाषा के कुछ समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल का नाम लिखें जो इस प्रकार के कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आपको देखा जाए तो हमारे पास हिंदी है, अंग्रेजी है, क्षेत्रीय भाषा में देखा जाए तो हमारे पास तमिल है, बंगला है, उड़िया है। ऐसे कई सारे भाषा हैं जो आपको समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। कहता है ना, संचार, कम्युनिकेशन दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। आप व्हाट्सएप चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, ट्विटर चलाते हो, ये सब क्या करते हैं, तो दूसरे की सूचना को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये सूचना की पहुंचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास मतलब कि आज के टाइम में टेक्निकल डेवलपमेंट हो जाने के कारण मानव ने कम्युनिकेशन के नए और तीव्र साधनों को विकास कर लिया। पहले के टाइम में आप लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए डाक का इस्तेमाल करते थे, पोस्टल ऑर्डर भेजा करते थे। आप कार्ड पे लिखते थे कि हेलो पापा कैसे हैं, मम्मी कैसी है, हाय फ्रेंड कैसे हैं आप लोग। इसको पूछने के लिए आपको खत लिखना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम में क्या है, तुरंत आपने फोन उठाया, चैट किया, पूछ लिया, फटाक से रख भी दिया। तो आपके पास इतनी तीव्र गति से यदि कोई इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा है, जा रहा है, तो इसका एक ही कारण है, और वो ये है कि हमने आज के टाइम में टेक्निकल डेवलपमेंट ज्यादा कर लिया है। कहता है कि आपने पिक्चर 10 में देखा जाए, 7.10 में, तो संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। आइए देख लेते हैं कि कहाँ पर है ये। जरा ये देखिए क्लास, पहले के टाइम में देखा जाए तो हम लोगों ने क्या किया, तो हम लोग
लोगों से मिलते थे, बात विचार करते थे। हमने कबूतरों के माध्यम से फिर ट्रांसपोर्ट करना चालू कर दिया, कम्युनिकेट करना चालू कर दिया। हमने डाक पोस्ट लेकर के आए, फिर हमने इसका विकास किया। फिर न्यूज़पेपर, किताबें आई, उन्होंने इसका विकास किया। और आज के टाइम में रेडियो, टेलीविजन, फोन, लैपटॉप, ऐसी कई सारी चीजें आ चुकी हैं जो आज के टाइम में आपको हमसे जोड़ने का काम करती है। आइए देखता है कहता है क्या। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति है, इंफॉर्मेशन का रेवोल्यूशन आ चुका था। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा और मनोरंजन के लिए संचार के अलग अलग साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इसीलिए इनको जन संपर्क माध्यम कहा गया, पब्लिक कम्युनिकेशन मीडियम कहा गया, क्योंकि हम इससे आसानी से किसी भी पब्लिक के साथ आसानी से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। कहता है सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई, क्योंकि सैटेलाइट के माध्यम से यहाँ से जैसे आप किसी इंफॉर्मेशन छोड़ोगे वो आराम से दूसरा व्यक्ति गेन कर लेगा उसे। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम का पूर्वानुमान, आपदा पूर्व चेतावनी आदि सैटेलाइट के सहायता होते हैं। क्योंकि इसी के माध्यम से तो आप घर बैठे जान लेते हैं ना कि यहाँ पर ये होने वाला है, यहाँ पर ये होने वाला है। कैसे? क्योंकि सैटेलाइट उसके बारे में जानकारी आपको पहले ही आपके फोन पर एसएमएस के माध्यम से भेज देती है। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल भेज सकते हैं। ऐसा नहीं कि ईमेल और मेल ही बस, बल्कि आप इसके माध्यम से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ऐसे कई सारी चीजों का आप इस्तेमाल करते हैं जिसके माध्यम से आप आसानी से अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। कहता है इसके साथ कहता है क्या, आज सेलुलर फोन के द्वारा बेतार, बिना किसी तार के टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो रहे हैं, जिसे हम कहते हैं मोबाइल फोन। कहता है इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, बल्कि इनमें हमारा जीवन अधिक सुखमय बन गया है, क्योंकि आप बैठे बैठे आप हर एक चीज घर बैठे ही अंगुली दबा करके कर सकते हो। कहते हैं ना कि मोदी जी के आने के बाद हमारे यहाँ हर व्यक्ति को रोजगार मिल चुका है। तब मिलता है ना, हम बैठ के दिन भर टाइपिंग करते रहते हैं। जो टाइपिंग है हमारे हाथ को रोजगार ही तो मिल रखा है, क्योंकि हम कभी भी शांति नहीं बैठते हैं। जब देखो जब कोई ना कोई काम करते रहते हैं, तो काम क्या करते हैं? टाइपिंग करना, किसी को मैसेज करते रहना। मैसेज क्यों करते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि सारी जरूरतें आपको घर पर ही पूरी हो जाए। ये क्यों हुआ? क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास इंटरनेट आ चुका है। ये इंटरनेट हमारे जीवन को और भी ज्यादा इजी कर देता है। कहता है अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज, सिनेमा के होटल के लिए टिकट को पहले से ही बुक कर सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार के लोगों के बीच, लोगों और सेवाओं तथा संस्थानों के बीच तीव्र गति से आपसी संबंध में क्या हुआ है? बढ़ोतरी हुआ है। कहता है कि आज हम बहुत बड़े स्तर पर समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो समाज है वो ना केवल आपके घर, आपके गांव तक फैला हुआ है, बल्कि ये दूसरे विश्व के कंट्री को भी इसमें शामिल करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह समाज आज छोटा नहीं बल्कि विश्व के कई सारे देशों में फैला हुआ है, इसीलिए इसका माध्यम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो क्लास, ये तो आज के टॉपिक में हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे पास परिवहन के साधन है, संचार के साधन है। इसके बारे में हमारा आज टॉपिक खत्म होता है। इसके जो क्लास क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं ना, आप इस क्वेश्चन आंसर को कीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन आंसर अब आसानी से बन जाएंगे। परिवहन के 4 प्रकार कौन से थे? तो हमने अभी देखा, रोड था, जल था, हवा था, ऐसे कुछ हमने देख ली। इसके साथ हमने देखा स्थल मार्ग था। बस्ती से आप क्या समझते हैं? तो बस्ती 2 प्रकार की होती है। हमने देखा यहाँ पर एक अस्थाई, एक अस्थाई होती है। ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप क्या क्या होते हैं? तो खेती बाड़ी करना, सिंचाई करना, फसल का उत्पादन करना, कृषि करना। रेल मार्ग के 2 गुण क्या हैं? तो लॉन्ग डिस्टेंस तक इंसानों को, जानवरों को, भारी सामान को ले जाने में सहायता करता है। संचार सब क्या समझते हैं? तो बिना हिले डुले दूसरे तक अपने संबंधों को स्थापित करना ही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। जनसंपर्क, लोगों को लोगों से जोड़ने का जो माध्यम होता है उसे जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। क्लास इसमें कहता है क्या, इनमें से कौन संचार का साधन नहीं है? तो इसके पास संचार के बारे में देखा जाए तो मेज, क्या टेबल पे बैठे हैं तो कोई कम्युनिकेट कर पाएगा क्या उससे? नहीं कर पाएगा। इनमें से कौन सा सड़क भूमिगत निर्माण है? ऐसा कौन सा है जो भूमिगत निर्माण है? तो हमने अभी कहा था यहाँ पर सबवे जिसे हम कहते हैं, या फ्लाईओवर आप कह सकते हो, ये सब भूमिगत निर्माण होता है। कहता है किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए आप किन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो? तो जहाज का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। गाड़ी, रेलगाड़ी तो जाएगी नहीं, नहीं तो कार जाएगी वहां पर, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
कहता है यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को दूषित नहीं करता है? तो साइकिल है, क्योंकि आप जाते हैं तो क्या उससे कौन सा पोल्यूशन निकलता है? ऐसा तो है नहीं कि हम लोग पोल्यूशन छोड़ते रहते हैं तो उससे निकल जाता है। तो जो हम पोल्यूशन छोड़ते हैं वो बहुत ही माइनर होता है, तो इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलती। ठीक है ना? ऐसा ना सोच रहे हो कि हमारे पादन से पोल्यूशन फैलता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है? कहता है निम्नलिखित स्थानों को, सॉरी, स्तंभों को मिलान कीजिए। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट एक संचार का साधन है। कहता है कि नहर मार्ग क्या है? तो कहता है नहर मार्ग के बारे में कि ये अंतर देशीय जल मार्ग होता है। नगरीय क्षेत्र क्या होते हैं? तो कहता है कि जहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, सघन बस्ती क्या होती है? सघन बस्ती कहता है कि जहाँ पर उत्पादन, व्यापार और सेवा के कार्य में लोग लगे रहते हैं, वहाँ सघन बस्तियाँ होती है। नगरीय क्षेत्र आपका ये हो गया। तो क्लास ये नगर मार आपका ये हो गया, इंटरनेट आपका ये हो गया, तो ये आपका पूरा पूरा जुड़ चुका है। तो क्लास ये आज का चैप्टर खत्म होता है। कैसा लगा जरूर बताइए। वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।